केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने किया नामांकन। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। नामांकन के बाद किया रोड शो। रोड शो के दौरान भगदड़ और कई हुए घायल। प्रियंका गांधी कल गाजियाबाद में करेंगी रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में करेंगी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह के सामने लड़ रही हैं डॉली शर्मा। यूपी में सपा बसपा गठबंधन को बड़ा झटका। निषाद पार्टी का बीजेपी में विलय। सपा और बीएसपी गठबंधन से सांसद थे प्रवीण निषाद। और बीजेपी सांसद मेनका गांधी का मायावती पर आरोप। कहा 15 करोड़ में टिकट बेचती हैं मायावती। चुनाव जीतने के बाद जनता की जेब से पैसा निकालेंगे ये नेता। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 2 बजे तक की 5 खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम ग्राउंड जीरो की खबरें देने की कोशिश करते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन की। अमेठी के साथ साथ वो केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे और वहां आज उन्होंने रोड शो किया और उससे पहले अपना नामांकन भी कर दिया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे अजीत चौधरी आरएलडी के नेता हैं, प्रमुख हैं, चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कुछ अपने ही अंदाज में, बल्कि कहा जाए विवादित स्टाइल में। इसके अलावा हम बात करेंगे जयाप्रदा ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं आजम खान के ऊपर, और इन आरोपों को सुनने के बाद लग रहा है कि अगर सांसद के साथ ऐसा कुछ होने की बात की जा सकती है तो आम जनता का क्या होगा, यानी इस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर हम बात करेंगे मेनका गांधी का एक गंभीर आरोप है, हालांकि पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि मायावती 15 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेच रही हैं और फिर बाद में जनता को यही नेता लूटेंगे। और उसके अलावा हम आपको अपराध जगत का कुछ हाल सुनाएंगे, कुछ दर्दनाक बातें बताएंगे और कुछ ऐसे हादसे बताएंगे जिसको लेकर लगता है कि आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मथुरा के अंदर एक पुलिसकर्मी के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना सामने आई और उसके अलावा जेडीयू के नेता के बेटे की हत्या कर दी गई है बिहार में। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के नामांकन की। वायनाड में आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है अपना, और अमेठी के साथ साथ सुनने में आ रहा है कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। और आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद रोड शो किया और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद यहीं पर उनकी जो पाप नाशनी नदी में के करुणाकरण ने उनकी अस्थियां विसर्जित की थी। तो एक लगाव भी कह सकते हैं, भावनात्मक लगाव भी कह सकते हैं राहुल गांधी का अपने पिता की अस्थियां जहां जो है विसर्जित की गई थी, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं। पहले इस पर पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुन लेते हैं, फिर खालिद हसन से इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि वायनाड के मायने क्या हैं। जी हाँ, ये आपको वो हम वीडियोस दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी वहां पर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, फाइल जमा कर रहे हैं। और वायनाड एक ऐसा इलाका है केरल का जो टूरिज्म के लिए एक तरह से मशहूर था, और खास तौर से अगर बात करें जो 2018 में बाढ़ के बाद यहां के हालात काफी खराब हुए और दयनीय स्थिति हुई, इसको लेकर लोगों में उत्साह है। और खास तौर से अगर देखा जाए तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ एरियाज यहां पर मिलते हैं, यानी कांग्रेस की शायद ये पॉलिसी है कि केरल के साथ साथ 2 जगहों को और भी वो टारगेट करेंगे। खालिद हसन, अगर देखें, हालांकि निशाना साधा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा वहां से लड़ रहे हैं, उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, लेकिन वायनाड के मायने अलग अलग भी ढंग से देखे जा सकते हैं। राजीव गांधी का भी वहां पर अगर देखा जाए अस्थि विसर्जन हुई और इंदिरा गांधी भी वहां पर एक तरह से एक्टिव रही, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, उनके वायनाड जाने के भले ही अलग अलग तरीके से इनको कहा जा रहा है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि 2014 में जब वहां पे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो स्मृति ईरानी को उन्होंने 1 लाख वोट से हराया था। अब अगर वायनाड की बात करें तो वायनाड में वहां कांग्रेस का ही वर्तमान में सांसद था,
वहां उन्होंने जो कांग्रेस के सांसद थे वो 20,000 से मात्र जीते थे। ऐसे में कोई 80,000 जिस सीट पे मार्जिन ले रहा है, 1 लाख ले रहा है, वो क्यों जाना चाहेगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने है ये कि दक्षिण में कांग्रेस का खास करके दादी और माता की तरह एक कांग्रेस का पुराना नाता रहा है दक्षिण से, और ये दादी और माता की राह पे ही चलते हुए राहुल गांधी वायनाड जा रहा है। वायनाड जो है वो 3 राज्यों को साधता है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, 3 या 4 राज्यों को साधता है वहां पर। यही वजह है कि राहुल गांधी की नजर वहां के 130 जो सीट है उसको लेकर है। अब आपको हम लेके चलते हैं 2004 में, जब 2004 में अटल बिहारी जैसे शख्सियत हुआ करते थे, उनके सामने कांग्रेस धाराशायी थी और सोनिया गांधी मैदान में आई थी, तो उस समय भी दक्षिण ने बहुत मदद पहुंचाई थी कांग्रेस को। 47 सीटों पर जो कांग्रेस है दक्षिण से ही जीत दर्ज किया था, जिसका फायदा सरकार बदलने में उनको यहां मिली थी। उसके बाद आप 2009 में बात करें तो यह आंकड़ा और बढ़ गया और 62 सीट कांग्रेस दक्षिण से कांग्रेस को मिला। यानी कि उत्तर में जो घाटा हुआ उसकी भरपाई कांग्रेस जो है वो दक्षिण से करती रही। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को पता है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां हो सकता है कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन न करे, लेकिन जो इधर घाटा हो उसको उधर पूरा किया जाए। क्योंकि आप 2014 में देखें तो कांग्रेस की मतलब जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उससे अब तक सबसे यानी मतलब जो घटिया प्रदर्शन रहा 2014 में 44 सीटों पर सिमट गई थी। तो उससे आगे बढ़ने की चुनौती राहुल गांधी के पास है। और राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए तो उनको अयोग्यता के लेकर लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन 3 राज्यों में जैसे कांग्रेस को उन्होंने जीत दिलाई उसके बाद थोड़ा उनका हौसला भी बुलंद है। यानी वायनाड का जो एक सिलेक्शन है अगर देखें, हालांकि जो आप कह रहे हैं वो भी एक तरह से कैलकुलेशन हो सकती है, खासतौर से अगर आप बात करें और लोग भी 2-2 जगह से लड़ चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी और लोग भी लड़ चुके हैं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसके पॉलिटिकल मायने जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भावनात्मक भी एक लगाव है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि साउथ से खासतौर से कांग्रेस को हमेशा बढ़त मिली, और आप जिस तरह से देखें, चाहे इंदिरा जी की बात करें, राजीव गांधी का मामला देखें, चाहे सोनिया गांधी भी बेलारी से अगर लड़ी हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसके पॉलिटिकल मायने जमा गुणा भाग और समीकरणों के हैं। देखिए आप जहां तक जमा गुणा भाग की बात है, मैं आपको फिर पीछे लेके चलता हूं। 1991 में अस्थियां उनकी विसर्जित की गई थी पापनाशिनी नदी, जिसमें खुद राहुल गांधी गए थे, वहां पूजा अर्चना की। और फिर ए.के. एंटनी जो अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके साथ उन्होंने वहां पे जो राजीव गांधी हैं उनकी अस्थियां उन्होंने विसर्जित की थी। उसके बाद जो चुनाव हुआ था 1991 में, उसमें केरल ने जो कांग्रेस है केरल में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 20 में से 13 सीटें जीती, 13 सीटें 20 से जीती थी और लेफ्ट को साफ कर दिया था। अब आइए 1999 में जब बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी सोनिया गांधी, उनके सामने सुषमा स्वराज थी, वहां सोनिया गांधी को जीत मिली। उस समय भी लोकसभा के चुनाव में जो 27 सीटें हैं कर्नाटक की, 28 सीटें, वहां से करीब 17 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, क्योंकि वहां पे सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस को हुआ। और शायद इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी को भी दक्षिण में यहां केरल के इस राज्य के इस लोकसभा क्षेत्र से लड़ाया जा रहा है, जहां से कि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो। लेकिन अभी कितना फायदा होगा ये तो जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन। यानी राहुल गांधी के 2 सीटों से चुनाव लड़ना, और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है केरल के वायनाड से, उसी पर चर्चा कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह राजनीति इस टाइम गरमा रही है, और खासतौर से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह से तीनों पार्टियों को पीएम मोदी ने निशाने पर लिया था और एक शराब शब्द बनाने की कोशिश की थी, शायद उसी के पलटवार में अभी 2 दिन पहले जयंत चौधरी भी वार कर रहे थे, जबानी एक तरह से वार कर रहे थे, और आज अजीत सिंह भी पीएम मोदी पर जबानी हमला कर रहे हैं। कई विवादित उन्होंने बयान दिए हैं, कई ऐसे पॉइंट्स उठाए जो शायद राजनीति में ऐसा लगने लगा है आम हो गए, लेकिन जनता शायद ये सोचती है कि ऐसे शब्द तो कम से कम इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। पहले सुन लेते हैं कि अजीत सिंह क्या कह रहे हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। स्मार्ट सिटी, स्किल्स इंडिया, मेड इन इंडिया, बुलेट ट्रेन, स्वच्छ भारत एक सपना दिखाने का काम करता है। प्रचारक था, प्रचारक है और प्रचारक रहेगा। दुनिया में काम नहीं कर दिया। ये भैया इतना होशियार और शातिर आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना, लौट के कहता रावण को मैं नहीं मारा।
क्योंकि देश में और कुछ तो किसी ने किया ही नहीं। आदमी थोड़ा बहुत बोलता है, कभी बुजुर्गवार आपके परिवार में झगड़ा हुआ तो आप थोड़ा झूठ बोल बाल के समझौता करा देते हो कि नहीं करा देते? भैया ये झूठ नहीं बोलता, इसने आज तक सच नहीं बोला। बच्चों को क्या कहते हो? बेटा सच बोला कर। इसकी माँ बाप ने नहीं सिखाया। ये महिलाओं का बड़ा पक्षधर है, 3 तलाक। अपनी पत्नी को एक बार भी तलाक नहीं बोला, छोड़ दिया। लेकिन साहब, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ। सब बेईमान थे, किसी ने कुछ नहीं किया। चौधरी अजीत सिंह अपने गढ़ में खासतौर से मुजफ्फरनगर और बागपत की बेल्ट में दोनों लड़ रहे हैं। बेटा जयंत चौधरी बागपत से लड़ रहे हैं, खुद मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं। लेकिन जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो कह रहे हैं कि ये पीएम ऐसे हैं जिन्होंने कभी सच नहीं बोला। लोग कहते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन पीएम ऐसे मिले हमको जिन्होंने कभी सच नहीं बोला। और 3 तलाक को लेकर भी कई ऐसे विवादित बयान दिए। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। ताबिश, अगर देखें जबान जो है लगातार फिसलती जा रही है और आरोपों का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। कल कांग्रेस की प्रियंका गांधी को एक बीजेपी के नेता ने कहा है स्कर्ट वाली बाई, लेकिन अब अगर देखें आरएलडी नेता एक तरह से कह रहे हैं कि 3 तलाक देने वाले, 3 तलाक के हमदर्द जो हैं वो अपनी पत्नी को एक बार भी तलाक नहीं देते। क्या स्तर रह गया ये जबान का? बिल्कुल, देखिए आजाद साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अजीत सिंह एक छत्रक राज करते हैं। लेकिन इतने बड़े नेता होने के बाद और इस तरह की भाषा जैसे उन्होंने इस्तेमाल की है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से वोटर्स को लुभाना है। जब तक आप अभद्र भाषा का राजनीति में प्रयोग नहीं करेंगे तो शायद आपको नेता या मजबूत नेता नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, हालांकि चारों तरफ उसकी आलोचना जरूर हो रही है, लेकिन उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग करके एक समाज को कुछ करने की कोशिश जरूर की। उन्होंने 3 तलाक पर अटैकिंग मूड दिखाया कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और जिस तरह से एक ये सार्वजनिक स्थल पर वो इस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आचार संहिता का भी उल्लंघन इस तरह से माना जा रहा है। लेकिन जो राजनेता हैं लगातार अपनी अभद्र भाषा, चाहे वो लोकदल के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा, तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपनी अभद्र भाषा की वजह से कहीं ना कहीं जनता के दिलों से अब धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। अब देखना ही होगा, अजीत सिंह ने तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या वो हकीकत में जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे और वोट ले पाएंगे? लेकिन ताबिश, जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो श्रीलंका भी नहीं गए, श्रीलंका अगर जाती तो कहते रावण को तो मैंने ही मारा, और उसके अलावा कह रहे हैं जनता को आगाह कर रहे हैं या जनता को गुमराह कर रहे हैं कि बहुत शातिर आदमी है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नजर तो ऐसे बयानों पर रही होगी ना? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग लगातार ऐसे बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तमाम ऐसी रैलियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जगह जगह पर्यवेक्षक मौजूद है। और क्योंकि हम खुद पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तमाम रैलियों को कवर किया जा रहा है, इसमें भी इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बहुत बड़ी बात ये कही गई कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका जाते तो वहां से वापस आकर कहते हैं कि रावण को मार करके वो हिंदुस्तान वापस आए हैं। तो जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, चुनानी में सब कुछ है, लेकिन इस भाषा पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के तमाम बड़े बड़े नेता, सिर्फ इसमें अजीत सिंह नहीं है, तमाम बड़े बड़े नेता लगातार इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं हमारा देश सांस्कृतिक देश, और सांस्कृतिक देश में इस तरह की भाषा, ये बड़ी अशोभनीय बात है कि राजनेता विकास के मुद्दों से हट करके इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जनता को सोचना होगा कि आखिर इस भाषा पर वोट दिया जाए या विकास की भाषा पर वोट दिया जाए। साहब, यानी अगर देखा जाए यूपी का जो चुनाव है खासतौर से, हालांकि पूरे देश में चुनाव का माहौल है, लेकिन यूपी में चूंकि तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि चौधरी अजीत सिंह जो हैं चौधरी चरण सिंह के विरासत के मालिक हैं, और अगर उसी विरासत में से उनकी हैसियत आज देखें, लोकसभा में वो 0 हैं अगर बात करें, और अगर आज उन्होंने गठबंधन किया है तो बहुत झुक के किया है, 3 सीटों पर सिमट गए, पिता, पुत्र और एक और सहयोगी। लेकिन अगर देखें उनकी जो उत्साह है या उनकी जो नाराजगी है, खासतौर से दिल्ली के अंदर चौधरी चरण सिंह का जो जिसे कहना चाहिए यादगार के तौर पर मकान था वो खाली करा लेना, या कहीं ना कहीं उनकी वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। जिस तरह परसों 2 दिन पहले आपने देखा होगा जयंत चौधरी कह रहे थे कि हम बीजेपी के ऑफिस की ईंटें उखाड़ लाएंगे, और अगर जिस तरह से आज की बात करें तो शातिर कहना पीएम को, खासतौर से किसी पॉलिटिकल आदमी को, ये तमाम बातें आपको कैसा लगता है, क्या जनता इस पर ध्यान देगी? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है खालिद साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अजीब सा समीकरण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति क्योंकि बहुत ध्यान से इस वक्त हम कवर कर रहे हैं और तमाम जो रिपोर्ट से अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जात के समीकरण बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है, और भाषा का
प्रयोग तो उत्तर प्रदेश और बिहार में माना जाता है कि वहां पर भाषा इस तरह की इस्तेमाल की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, क्योंकि वोटरों को लगता है या नेताओं को लगता है कि शायद इस तरह की अगर आप भाषा प्रयोग आप करते हैं नजर तो बनाए आप एक रखें सबक ताबिश कमाल, और खास तौर से आने वाले दिनों में भी और बयान ऐसे मिलेंगे, कम से कम उनको रिकॉर्ड करने की तो आप कोशिश करते ही रहिए, क्योंकि हमें लगता है इन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है और जनता को यह बताया जाना बहुत जरूरी है कि किसके दिल में क्या है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब एक और सांसद की। दो बार सांसद रही हैं जया प्रदा, बड़ी हस्ती हैं, फिल्मी अदाकारा हैं, दुनिया में नाम है, देश भर में नाम है अगर सेलिब्रिटी के तौर पर देखें, लेकिन वो फूट फूट कर रो रही हैं और वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर तेजाब डालने की कोशिश की गई। हालांकि बहुत पुरानी घटना बता रही हैं, एफआईआर उन्होंने शायद नहीं कराई होगी या कभी पहले इससे पहले जिक्र नहीं किया, लेकिन चुनाव आती उनको ये घटना याद आ गई और उन्होंने आजम खान के ऊपर भी आरोप लगाए और कई गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल यह है कि अगर सांसद जैसे लोगों के सुरक्षा या उनको इतना डर लग रहा है तो आम लोग कितने सुरक्षित होंगे, एक तो यह सवाल है और इन्होंने क्या कुछ किया इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले उनका बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ वो कह रही हैं, फिर निशांत राय के पास चलेंगे और जिस पर चर्चा करेंगे। रामपुर नहीं छोड़ना चाहती थी, रामपुर इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी जिसके ऊपर इतना गरीब लोग हो गए, दबंग हो गए, गरीब लोगों को बात नहीं करने देते थे। कोई अच्छा काम करना हो उनके खिलाफ अगर काम किया हो उनको जेल में भरवा देते थे। ये बात सही है नहीं, नहीं है बताइए। मैं रामपुर इसलिए छोड़ गई, सक्रिय पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे उस दिन तेजाब में मुझे अटैक करने के लिए सोचा था, मेरे ऊपर हमला किया था एक औरत होकर। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, सांसद के, एक सेलिब्रिटी के, एक पावरफुल लेडी के आंसू देख रहे हैं आप और सुन रहे हैं, वो कह रही हैं उनकी जान खतरे में थी, उनके ऊपर अटैक हो सकता था। आम नागरिक के आंसू कौन देखेगा, उसकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, खाली चुनाव का वक्त है और चुनाव में नेताओं के आंसू भी आएंगे, नेताओं के गम भी बांटे जाएंगे और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी होगी। कोशिश ये रहेगी किसी भी तरीके से जनता को इस तरीके से मजबूर किया जाए कि उनके आंसू पहुंचे जाएं। दरअसल जयाप्रदा लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रही और उन्होंने कभी भी इसकी कोई शिकायत नहीं की। आज वो भाजपा से उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार होने के बाद वो आजम खान को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही हैं। इशारों में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उन पर तेजाब से हमले की भी साजिश रची गई थी। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति है, चुनाव का समय है और राजनीतिक दलों द्वारा जितना भी आंसू बहाया जाएगा, हो सकता है कि जनता उनके बारे में सोचना शुरू कर दे। यानी निशान, जिस तरह से कहा जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने के बाद अमिताभ बच्चन कभी इलाहाबाद नहीं गए, लेकिन अगर बात करें अब वो कह रही है कि मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मेरी जान को खतरा था। यानी जनता सवाल पूछे उससे पहले उन्होंने उसके लिए एक रीजन खड़ा कर दिया है कि मैं इसलिए नहीं आई कि मेरी जान को खतरा था। तो क्या उस समय इनको एफआईआर या उनको कार्रवाई करने के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, या ठीक चुनाव से एक हफ्ते पहले, मतदान से एक हफ्ते पहले वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा था, तो क्या जनता इसमें ट्रैप होगी या वो समझ पाएगी? देखिए, अगर एक सांसद कहे कि उसके जान से खतरा था इसलिए वो अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं रह पाया, तो ये बेहद ही आप सोच सकते हैं निंदनीय है, क्योंकि एक सांसद जिस पर पूरे क्षेत्र की जनता का भरोसा होता है कि वो उनकी आवाज सुनेंगे, और अगर वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सवाल कितना बड़ा है। खैर, जयाप्रदा ने अपना दुख जो है जनता के साथ बांटा है, जनता इस दुख में कितना शरीक होगी ये भविष्य बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय आपका। यानी सांसद रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं और वो कह रही हैं उनकी जान को खतरा था। अब जनता के आंसू कौन देखेगा, ये बड़ा सवाल है। उनका जनप्रतिनिधि अगर खतरे में है और वो 5 साल तक चुप रहता है, शिकायत भी नहीं करता, ठीक चुनाव से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले अगर बताता है कि उसकी जान को खतरा था, तो ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और फिर बात करते हैं एक और ऐसी खबर की जो राजनीति के अंदर अक्सर चर्चाओं में रहती है। मायावती के ऊपर आरोप लगते तो रहे, लेकिन सीधे तौर पर मेनका गांधी ने कहा है कि 15 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचे गए हैं, बांटे गए हैं। उसके बाद यही नेता जब सांसद बन जाएंगे या जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो जनता को लूटेंगे। पहले सुन लेते हैं कि मेनका गांधी बीजेपी लीडर हैं, वो क्या कह रही हैं मायावती के बारे में, फिर इस पर चर्चा करेंगे। वो बताएगा
को कि हर टिकट बिकता है, कोई टिकट मुफ्त में दिया नहीं जाता। उन्होंने टिकट इस दफा बेचे हैं 15 करोड़ रुपए में। अब मैं पूछती हूँ बंदूकधारी लोगों से, आपके पास 15 करोड़ रुपए देने के लिए कहां से आए? प्रधानों से, स्कूल से, ठेकेदारों से, कहां से आए? आपने 15 करोड़ रुपए अगर दिया है तो किस लिए दिया? अब आप 5 करोड़ रुपए यहां भी तो मारामारी में, शराब लाने में, लोगों को तंग करने में और 5 करोड़ रुपए खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? तो 20 करोड़ रुपए आपका जो घाटा हुआ किस लिए हुआ? ताकि आप 40 करोड़ रुपए बना मुनाफा बना, मुनाफे के चक्कर में है ना, नहीं तो कोई ऐसे 15 करोड़ रुपए तो देता नहीं। अब इन्होंने दे दिया है और ये कहां से बनाएंगे 15 करोड़ 20 करोड़? आपके जेबों से। जो बचा कुचा है वो सब सामने आकर के देना पड़ेगा। जनता के बीच में खड़े होकर एक बहुत बड़ी लीडर और प्रतिनिधि हैं, सांसद भी हैं, वो कह रही हैं कि 15 करोड़ रुपए देकर टिकट लिया गया, 40 करोड़ रुपए वो कमाएंगे ताकि उनका प्रॉफिट आ सके। चुनाव आयोग की लिमिट है 70 लाख रुपए, 15 करोड़ रुपए सिर्फ टिकट लेने में लग गया है। तो जनता के बीच में बयान देने से बेहतर शायद चुनाव आयोग में कंप्लेंट देना था। किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? पॉलिटिकल है या अवेयर कर रहे हैं? हालांकि मायावती पहले भी आरोपों में घिरी रही हैं और उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ऐसे सीधे कहने को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, बिल्कुल आजाद जी, देखिए आपने ठीक कहा, ये कोई पहली दफा नहीं है जब मायावती पर इस तरह से आरोप लगे हों, क्योंकि ये चुनावी समर है। ऐसे में और एक बड़े नेता के द्वारा ये बयान दिया गया है। मेनका गांधी न सिर्फ एक बीजेपी में बड़ी नेता है बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। खुद बीएसपी से जो बड़े बड़े नेता पार्टी से निकले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आपको नाम ध्यान होगा, आपकी लगातार उनसे बात भी होती है। वो उन्होंने कहा था कि वो पैसे वाली गुड़ियां हैं और किसी भी तरह से वो जो गरीबों की बात करती हैं, दलितों की बात करती हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि वो पैसों से ही टिकट बेचती हैं और पैसों में ही वो पैसे, हर चीज में पैसे लेना पसंद करती हैं। तो मायावती के लिए ये एक परेशानी भरे वाला समय है, क्योंकि जब विरोधी ही नहीं बल्कि अपने भी उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाएं, तब परेशानी कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी मायावती के पहले हार जो थे वो मशहूर थे, मुकुट मशहूर थे, बर्थडे की पार्टीज मशहूर थी। अब ये सीधे एक तरह से आरोप, स्वामी प्रसाद का आपने जिक्र किया, अगर बात करें तो अब मेनका गांधी कह रही है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सीधा से ये 70 लाख की अगर लिमिट है और आपके पास कोई सबूत है, तो चुनाव आयोग में कंप्लेंट देने की भी शायद अगर जहमत हो जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? देखिए, ये एक बात जरूर है, ये एक तर्क जरूर है कि चुनाव आयोग में वो कहा जा सकता है, लेकिन आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे? ये आरोपों तो प्रूफ करने की जो चीज नहीं है वो बयान देना। मेरा सवाल यही है, जब आप बयान देते हैं तो आपके पास कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर कंप्लेंट भी होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, ताकि रिफॉर्म हो सके और इन चीजों को आगे के लिए रोका जा सके। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता अक्सर इस बारे में नहीं सोचते हैं। अब उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पर राफेल घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं की है, कहीं भी कोर्ट या कहीं जाकर नहीं किया। यानी आरोप लगाना बहुत आसान है, शायद इस पर कोई टैक्स भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा। एक आरोप पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आरोप लगाने का और आरोप को साबित करने का जो प्रोसीजर है उसमें फर्क बहुत आया। चलते चलते आपको एक आखिरी खबर भी सुना देते हैं, जिसमें अपराध जगत से कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं। मथुरा के अंदर एक पुलिसकर्मी है, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह के हालात बन गए हैं। यूपी पुलिस ठाए ठाए करके मुंह से भी अपराधियों को ढेर कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन खुद उसके कर्मी कितने सुरक्षित हैं मथुरा में जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा बिहार में सुशासन बाबू का राज है, लेकिन जेडीयू के नेता जो हैं उनके बेटे का अपहरण भी किया गया, हत्या भी कर दी गई और रैंसम के तौर पर 50 लाख रुपए मांगे गए, नहीं दिए गई तो हत्या कर दी गई है। ये दो खबरें हैं। पहले इसमें पॉलिटिकल या जो बयान है वो सुन लेते हैं, फिर तरुण शर्मा से इस पर चर्चा करेंगे। जी हां, दोनों खबरें बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं और दिल्ली के अंदर एक मिस्टर दिल्ली रह चुका एक लड़का,
वो एमआईटी का स्टूडेंट था, उसकी भी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है। हालांकि अभी शुरुआत में ये नहीं कहा जा सकता कि हत्या या क्या, लेकिन ये भी कई सवाल है। और कल ही आपने देखा होगा कि लगभग 50 से भी ज्यादा पिस्टल जो है बरामद किए गए दिल्ली के अंदर, यानी एक बड़ी खेप अवैध हथियारों की दिल्ली के अंदर आ चुकी थी। यह अलग बात है कि दिल्ली पुलिस विजिल थी, लेकिन कहां से आई यह बड़ा सवाल है। यानी ये तीनों चारों घटनाएं इस बात को आपके सामने जाहिर करती हैं कि चुनावों का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन अपराधी भी अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, बल्कि दुस्साहस के साथ कर रहे हैं। तरुण, अगर देखें ये दोनों तीनों जो खबरें हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? प्रशासन के लिए एक्स्ट्रा विजिल होने की जरूरत है, नहीं है? लगता है तरुण शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिलहाल इस खबर को आपके पास ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि मथुरा की जो हादसा है यह भी बड़ा हादसा है, और 2 के पंच में हम फिलहाल आज इतना ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। तरुण शर्मा से संपर्क नहीं हुआ, और फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।